हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने स्टार्ट किया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वहाँ हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। ऊपर वाला जो जोन होता है फ्रॉम नोस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के उस ऊपर वाले जोन को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, ठीक है। और जो ब्रोंक्यूल्स से फिर आगे चल के लाइक एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा हमने पढ़ा था लंग्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। दो लंग्स होते हैं। डायफ्राम क्या होता है कि सीट ऑफ मसल होती है विच हेल्प्स इन ब्रीथिंग इन, जिसको हम क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन, एंड ब्रीथिंग आउट, जिसको क्या बोलते हैं एक्सपीरेशन। अगर डायफ्राम पंक्चर हो जाए किसी भी वजह से, चाहे अगर कोई एक्सीडेंटली कोई रिब अगर डायफ्राम के अंदर लग जाए, सो क्या होगा, इमीडिएट डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हमने सब बातें डिस्कस कर ली थी। देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था हमने कि इंस्पिरेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से डायफ्राम जो है अपनी मूवमेंट शो करता है, ऐसे ही एक्सपीरेशन के टाइम पे किस तरीके से डायफ्राम जो है वो अपनी रिलैक्स्ड स्टेट को अटेन कर लेता है। देन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया था कि वो थिन होनी चाहिए, परमिएबल टू गैसेज होनी चाहिए। उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, जो कैपेसिटी हैं वॉल्यूम्स हैं उनके बारे में बताया था। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम के बारे में हमने बताया था कि नॉर्मल जो वॉल्यूम है, नॉर्मल एयर इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल आउट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी अमाउंट कितनी होती है 500 ml उसकी अमाउंट होती है। लेकिन आप मैक्सिमम इनहेलेशन कर लें, मतलब मैक्सिमम अगर सांस ले लेंगे या छोड़ देंगे तो भी कुछ न कुछ जो वॉल्यूम है वो बच जाती है लंग्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इन सभी की जो वॉल्यूम है कि जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम है वो होती है अबाउट 1100 to 1200 ml के अप्रोक्स। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। हमने ये भी बताया था कि जो 500 ml हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं तो पूरी की पूरी इनहेल नहीं कर पाते, ये पूरी की पूरी एक्सहेल आउट नहीं कर पाते, कुछ जो है वो ट्रैप्ड रह जाती है, जिसको हमने बोला था डेड स्पेस वॉल्यूम। ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज के बारे में कि किस तरह से जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस किस फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। उससे पहले अगर आपको ध्यान हो, एल्वेलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज जो है वो एल्वेलाई के अंदर ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 के बारे में। सो ऑक्सीजन जो है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि इट डज नॉट डिजोल्व ईजिली इन वाटर, सो ओनली अबाउट 2 to 3% ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन दी ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 2 से 3% ही ऑक्सीजन है जो डिजोल्व रहती है, और इसी वजह से होता है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना है कि वाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू, सो हम ये बोलेंगे इट इज़ ड्यू टू 2 to 3% ऑफ जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है वो डिजोल्व हो जाती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। देन कितनी बच गई, अबाउट 97 to 98% जो ब्लड ऑक्सीजन है इट इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आगे हम बताएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका क्या फ़ायदा होगा। सो हमने क्या बताया कि 97 से 98% जो ब्लड ऑक्सीजन है इट इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। 2 से 3% तो डिजोल्व हो जाएगी, और जो 97-98% है इट इज़ बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन RBCs। फिर अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको कि एल्वेलाई में किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उनके अंदर कितना प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, इज़ इक्विवेलेंट टू 20 ml ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 20 ml ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। ये भी मैं बताऊंगा कि ये 20 ml कैसे आया है। लाइक अगर मैं बात करूं, सो हम क्या जानते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं
हीमोग्लोबिन किससे मिलके बनता है? इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीनस पार्ट होता है, हीम जो होता है वो आयरन पार्ट होता है। सो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितने ml ऑक्सीजन होंगे? 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन होगी? 1.34 ml। अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें सो कितना होता है ब्लड? ये मान के चलें 14.5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हम 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन अज्यूम करके चलें सो 1.34 मल्टीप्लाई 14.5, इसको 15 भी ले सकते हैं। ठीक है, सो ये वॉल्यूम आएगी अप्रोक्स 19.7। ठीक है, सो एक नीचे पॉइंट लिखा है वो भी आप देख लें कि द अमाउंट डिजोल्व्ड इन द प्लाज्मा इज 0.3 ml। हमने क्या बताया कि 20 ml है, उसमें से जो प्लाज्मा में डिजोल्व होगी वो कितनी होगी? 0.3 ml, और जो बच गई है 19.7 वो होती है जो कैसे आई है ये आपको हमने बता दिया। एक बार फिर से देखते हैं अगर आप कंफ्यूज हो गए हो। मैंने क्या बताया कि ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें क्या होगा? इट कंटेन्स इक्विवेलेंट टू 20 ml ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। इसमें 20 ml गैसियस ऑक्सीजन होती है, उसमें से भी प्लाज्मा में कितनी होगी? 0.3 ml, और 19.7 होगी वो बाउंड टू हीमोग्लोबिन, उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। 19.7 कैसे आया? कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में होती है इट कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन की अगर बात करें जो कि हमारे अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होता है, 12 to 16 की एक एवरेज वैल्यू होती है, हमने ये 14.5 मान के चले हैं, इसको आप 15 भी ले सकते हैं। सो उसमें आएगा अप्रोक्स 19.7। सो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन। HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। PO2 का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतना ही ऑक्सीजन कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ में। हायर द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मोर ऑक्सीजन विल कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ उतनी ही टाइटली वो बाइंड करेगी। देन व्हेन ऑल द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो भी हीमोग्लोबिन है जब वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, दैट इज ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, द हीमोग्लोबिन इज सेड टू बी फुल्ली सैचुरेटेड। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या बताया कि जितना भी रिड्यूस्ड जो हीमोग्लोबिन है जब वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो हम उसको बोल सकते हैं 100% या फुल्ली सैचुरेटेड। लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन जो है वो कम्प्लीटली 100% सैचुरेट कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 100% सैचुरेट होने के लिए जो प्रेशर है हम ये बोलेंगे PO2 वो 140 mmHg होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। मान लो कि अगर हम एक एल्वेलाई के स्ट्रक्चर को समझें तो अगर इस तरीके से ये एक एल्वेलाई है, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। सो एल्वेलाई के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 104 mmHg, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड एल्वेलाई इज 104 mmHg। यहाँ से क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है? एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं किस टर्म में। उनको ये तो पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 कैरी करता है, तो वो सिर्फ यही चीज़ मान के चलते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ CO2 होती है। ये गलत है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड वर्ड हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के कंटेंट के बेस के ऊपर।
कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है। आपको ध्यान रखना है, कंप्लीटली एब्सेंट कभी नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, CO2 है। CO2 होगा तो एल्वेलाई के साथ गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। CO2 पहुंची एल्वेलाई में, एल्वेलाई ने क्या किया, ट्रांसफ़र हुआ, O2 आ गई और ये जो ब्लड हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो हमने क्या बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कभी भी 100% सैचुरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 100% सैचुरेट होने के लिए जो PO2 है वो कितना होना चाहिए, 140 मिलीमीटर ऑफ Hg, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है, 104 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सो जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो लो होता है। तो अगर जितना ऊंचा जाएंगे ऑक्सीजन कंटेंट लो है। सो हमारी बॉडी जो है वो एक एवरेज हम बोलें 60 mmHg तक टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस तरह से ग्राफिकली हम समझाएंगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन देखेंगे, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसके रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पे हम इसको अगेन डिस्कस करेंगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एल्वेलाई के साथ जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो एल्वेलाई के साथ मिक्स होगा, CO2 O2 और जो ब्लड होगा यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। देन हमने क्या बताया, व्हेन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ Hb एंड HbO2, जब सिर्फ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन होगा तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं 100% सैचुरेटेड। देन जब इसमें मिक्सचर होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर, तो हम उसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। क्लियर है आपको? पार्शियली सैचुरेटेड कब बोलेंगे, जब उसमें मिक्सचर हो हीमोग्लोबिन प्लस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, ठीक है। देन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, जब PO2 लो होता है तो हीमोग्लोबिन जो है वो पार्शियली सैचुरेट रह पाएगा। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो उतना ही टाइटली बाउंड होगा, उतना ही ज़्यादा सैचुरेट होगा। लेकिन अगर PO2 लो है तो हीमोग्लोबिन पार्शियली सैचुरेट होगा। देन ग्रेटर PO2 का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। हम पहले तो हम ये बताएंगे कि इसका मतलब क्या है कि डिसोसिएशन कर्व जो है, अब इससे ये मत सोच लेना कि हमारी बॉडी में कोई कर्व वगैरह बन रहा है, कोई ग्राफ वगैरह नहीं बनता है। ये सिर्फ एक अमाउंट को दर्शाता है कि कितनी ऑक्सीजन जो है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ये बोलेंगे, ऑफ ए परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो परसेंटेज सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की वो विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो रहा है विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर हम इस ग्राफ को देखें सो हमें इस टाइप से ग्राफ मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एस शेप्ड या फिर सिग्मोइड ग्राफ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिग्मोइड ग्राफ मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें आप देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि ये हमने लिया है PO2 इन mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20, 40, 60, 80 ऐसे वैल्यू ली है। ऐसे ही परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लिया है। सो आप देखेंगे कि बिटवीन 0 to 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग जो है वो सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। शार्प इंक्रीज है, हम ये बोलेंगे कि देर इज़ शार्प इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर इन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बिटवीन 0 to 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बिटवीन 0 to 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी देर इज़ शार्प इंक्रीज इन कर्व, ठीक है। शार्प इंक्रीज हो रही है, आप देखेंगे ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 60 तक ये इंक्रीज़ होगा, देन 60 से
100% जाते जाते लगभग सैचुरेट ये हो जाता है। तो 60 to 100% अगर जाएंगे हम 60 to 100 mmHg तक अगर हम जाएंगे, सो इट इज़ नियरली 90% सैचुरेटेड। ठीक है, 100% सैचुरेशन तो कभी नहीं होना है। ठीक है, क्यों नहीं होता वो भी हमने बता दिया ऑलरेडी। सो इससे रिलेटेड एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं P50 वैल्यू। P50 वैल्यू क्या होती है कि दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिसके ऊपर जो परसेंटेज है वो 50% सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन का। हमने क्या बताया कि दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसके ऊपर हीमोग्लोबिन इज़ 50% सैचुरेटेड। हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड कहाँ पे हो रहा है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये है 50% सैचुरेटेड और ये होता है अराउंड 30 mmHg के ऊपर। ठीक है, लेकिन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ध्यान रखना कि P50 वैल्यू क्या एक्सप्लेन करती है, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच द कर्व इज द हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। हीमोग्लोबिन जो है वो 50% सैचुरेटेड हो जाए और ये होता है अराउंड 30 mmHg के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, P50 वैल्यू और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, दोनों को ध्यान रखना है। देन ये कर्व जो है ये एक्सप्लेन करता है कि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे अगर चले जाएं तो वहाँ पे सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर लो तक भी चला गया ये जो कर्व है, अगर ये लो भी चला गया 60 तक भी चला गया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। द कर्व एक्सप्लेन्स वाई पीपल कैन स्टिल परफॉर्म वेल एट हाई एल्टीट्यूड्स, या फिर जिनको कुछ कार्डियक वगैरह प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी वेल परफॉर्म करते हैं। ये कर्व जो है वो ये एक्सप्लेन करता है। देन एट ए कंसिडरेबली लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट 40 mmHg, अगर 40 mmHg है तो हीमोग्लोबिन इज स्टिल 75% सैचुरेटेड। हमने बताया कि शार्प इंक्रीज हो रहा है तो 40 तक जाते जाते यहाँ तक आते आते ये लगभग 75% जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, उसको इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पीएच या एसिडिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। सो जैसे जैसे एसिडिटी इंक्रीज होगी यानी H+ आयन इंक्रीज होंगे, मतलब कि पीएच डिक्रीज होगी। सो एज द पीएच डिक्रीजेज, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एज द एसिडिटी इंक्रीजेज या फिर H+ आयन्स इंक्रीजेज या फिर पीएच डिक्रीजेज। तो वहाँ पे क्या होगा, द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड O2 डिसोशिएट्स मोर रेडली फ्रॉम हीमोग्लोबिन, जो O2 है वो वहाँ से डिसोशिएट हो जाएगी। अभी हमने बताया था कि जो कर्व है नॉर्मल कंडीशंस में वो सिग्मोइड शेप का होता है, वो उसको बाइंड करके रखता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ कंडीशंस जो फैक्टर हैं अभी हम बात करेंगे, सो जब ये आएंगे जैसे पीएच डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि O2 जो है वो वहाँ से डिसोशिएट हो जाएगी, वो वहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो जो कर्व है वो थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इट शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स द राइट साइड। व्हेन द पीएच डिक्रीजेज द एंटायर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। यही पॉइंट हमने अभी बताया है कि शिफ्ट कहाँ की साइड हो जाएगी, शिफ्टिंग राइट साइड में। एट एनी गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो वहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे अब वो 30 नहीं रहेगा क्योंकि वो वैल्यू भी तो चेंज होगी ना। हमने बताया था P50 वैल्यू के बारे में कि P50 होती है अबाउट या अराउंड 30 mmHg। लेकिन अगर हम ये बोलें कि कर्व शिफ्ट हो रहा है तो वो वैल्यू जो है वो भी थोड़ी सी आगे सरक जाएगी ना, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। हीमोग्लोबिन इज लेस सैचुरेटेड विद O2, इसको क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। हमने क्या बताया, दोबारा पढ़ते हैं। जब पीएच डिक्रीज होगी जो कर्व है वो किस साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड में। एट एनी गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 30 हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 30 हमने तब लिया था जब P50 वैल्यू थी। अब ये वैल्यू जो है ये चेंज हो गई है, कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट
कर चुका है। सो हीमोग्लोबिन इज़ लेस सेचुरेटेड विद O2। अब वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो लेस सेचुरेट होगा, मतलब अब वो उसको टाइटली बाउंड करके नहीं रख पाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन एलिवेटेड पीएच इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर पीएच इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करेगी, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को वो इंक्रीज कर देगी। मान लो क्या हुआ कि नॉर्मल कर्व है, अगर मैं आपको समझाऊं, ये इस तरीके से कर्व था, हमने ये देखा था कि ऐसा कर्व आता है। जब पीएच डिक्रीज होगी तो कर्व जो है ये राइट साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो डिसोशिएट हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ में। यहाँ पे टाइटली बाउंड थी, मान लो ये ए है, यहाँ पे टाइटली बाउंड थी, जो बी है यहाँ पे डिसोशिएट हो चुकी है ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन जब पीएच इंक्रीज होगी तब ये इफेक्ट जो है ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो कर्व है ये किस साइड शिफ्ट कर जाएगा, इट शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा ये कर्व, और यहाँ पे क्या होगा, और टाइटली बाउंड कर देगा, ये उस ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। जब ज़रूरत होगी टिश्यूज़ को तब भी ये उस ऑक्सीजन को नहीं रिलीज़ करेगा, ठीक है। सो यही पॉइंट लिखा है, देखते हैं। एलिवेटेड पीएच इंक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन एंड शिफ्ट्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट। हमने यही बताया कि जो कर्व है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फिर अटैच होके रह जाएगी, वो उसको रिलीज़ ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन राइट साइड में अगर कर्व होगा तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। देन अगला फैक्टर है आपका टेम्परेचर। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो कर्व है ये भी राइट साइड में शिफ्ट करेगा। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व बिकम्स अनस्टेबल। कर्व जो है वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो डिसोशिएट हो जाएगी वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो अटैच थी। हैंस द रिलीज O2 विल डिसोशिएटेड एंड जो कर्व है वो शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। क्लियर है। कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये भी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होती है। जो CO2 है इट ऑल्सो बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन, आगे हम पढ़ेंगे भी। देन जो इसका इफेक्ट होगा PCO2 का वो सिमिलर होगा टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। एज CO2 एंटर्स द ब्लड, जैसे ही ये ब्लड के अंदर एंटर करेगी, मच ऑफ इट इज टेम्परेरीली कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड। सो एक रिएक्शन है CO2 और H2O, ये जो हैं H2CO3 बनाएंगे। यहाँ पे एंजाइम होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सो ये कार्बोनिक एसिड बनता है बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम एक्ट करेगा और क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। फिर ये कार्बोनिक एसिड जो है डिसोशिएट होगा H+ और बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे भी। सो ध्यान क्या रखना है कि जैसे CO2 एंटर करेगी ब्लड के अंदर, सो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। एंजाइम कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। देन एज द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज pH विल ऑलवेज डिक्रीजेज। pH की डेफिनेशन भी यही होती है कि इट इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी pH जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होगा। देन इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इट प्रोड्यूसेस ए मोर एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो कर्व जो है वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अभी हमने जो pH वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पे भी यही पॉइंट बताया था। विच हेल्प्स रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अगर कर्व राइट साइड में शिफ्ट हुआ है तो जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिसोशिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी हीमोग्लोबिन से। और अगर लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होगा तो वो हीमोग्लोबिन इसको और टाइटली बाउंड कर लेगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं होने देगा। देन डिक्रीज PCO2 शिफ्ट द सैचुरेशन कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट। अगर इंक्रीज होगी CO2 कंसंट्रेशन तो कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करेगा, और अगर डिक्रीज होगी तो कर्व जो है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं।
आपकी नीट में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शिफ्ट्स द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स राइट। ऑप्शन दे देंगे हाई CO2, हाई टेम्परेचर, लो pH, लो CO2, हाई टेम्परेचर, हाई pH, इस तरीके से। सो आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा, pH डिक्रीज करेंगे तो भी कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा, अगर CO2 इंक्रीज करेंगे तो भी कर्व राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। सो लास्ट फैक्टर है BPG, दैट इज़ बाईफॉस्फोग्लिसरेट या बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे फॉर्म होता है ये प्रोडक्ट। सो यहाँ पे भी सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, BPG जो BPG है, DPG भी पहले इसको बोलते थे, डाईफॉस्फोग्लिसरेट। इट डिक्रीजेज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है उसको डिक्रीज कर देगा एंड हेल्प्स अनलोड द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ये अनलोड कर देगा। सो ये सारे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। सो हमें आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करना है। आप वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।